हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आपको जैसा जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी की एक सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमारी अगली क्लास है, ठीक है? आज हमारी 4th क्लास है। तो बिना टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो दर्पण के पीछे। अब जैसे ये होता है एक उत्तल दर्पण, तो जैसे आपको एक चीज आती है अवतल दर्पण में। अवतल में हमेशा जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनती है, वास्तविक और सीधा। वास्तविक, सॉरी, एक सेकेंड। वास्तविक और एक सेकेंड। अवतल में अवतल में हमेशा वास्तविक, वास्तविक, और उत्तल में हमेशा आभासी। ठीक है? अब मतलब वस्तु से पीछे बनती है। बाकी इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आज तीसरे दिन में डेली पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन डेली आ रहा है। किसी के बैग को ऊपर को उठाना ऋणात्मक कार्य। मैंने बताया था ना वर्क कैसा होता है, अगर इधर जाएगा, जिधर वर्क लगा रहा है उधर ही हमारा काम भी हो तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट लगेगा तो नेगेटिव कुछ नहीं लगेगा तो जीरो। तो निम्न में से कौन सा ऋणात्मक पूछे? तो गतिमान वस्तु पर घर्षण बल का लगना, ये ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की किसी समिष्टि में विविधता क्यों महत्वपूर्ण होती है? जीवों की किसी समिष्टि, यदि पर्यावरणीय परिस्थितियां बदल जाए तो या कुछ जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रिया में कौन सा अभिकारक ऑक्सीकरण से गुजरा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया है। ऑक्सीकरण O2 का, जैसे कि मैंने आपको बताया O2 का निकलना और H2 का और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो O2 का निकलना है रिडक्शन, रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है? इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है? इसी में से ही वही हाइड्रोजन वाला भी है। तो इस ये लेड ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन, ये पीवी लेड अलग हो गया और H2O। तो यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन निकल के और ऑक्सीजन इधर जुड़ा, तो ये कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सौ कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? वेपराइजेशन की दर को कौन बढ़ा देता है? मतलब उसकी क्वांटिटी, मतलब ऐसा क्या करते हैं कि भाप ज्यादा बनती है? तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब एक तरह से अगर किसी चीज को आप बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा भाप से उड़ेगा। बाकी ये मैंने आज कुछ कुछ चित्र भी थी, आप इसके थ्रू भी, एनिमेशन के थ्रू भी आप इसको जरूर याद रखो। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति थोड़ी मात्रा में भोजन करने के बाद भी रक्त में शर्करा का स्तर अधिक दिखता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? कोई जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो अग्नाशय है वहां के बीटा कोशिका इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से? अग्नाशय से इंसुलिन, इंसुलिन निकलता है। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है? तो ये इसका कन्वर्ट करता है। तो हम अगर, जब ये नहीं निकलता, मतलब अगर बहुत ज्यादा आप ऑयली खा लिए, बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खा लिए, तो अगर ये मतलब निकलते 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 एक टाइम के बाद नहीं निकलेगा तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं। तो उसी के कारण हमें डायबिटीज की हो जाती है। और डायबिटीज भी कितने टाइप का होता है? डायबिटीज दो टाइप का होता है। एक होता है एक मिलेटिस, मिलेटस, और दूसरे को बोलते हैं इंटेपेटस, इंटेपटस। मिलेटस में ये मीठा, मतलब मीठा खाने से होगा, और इंटेपटस में आपको बाथरूम बहुत ज्यादा लगेगी, मतलब आपके बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप इनको। बाकी एक क्वेश्चन है कि इंसुलिन अग्नाशय की किस कोशिका से निकलता है? तो ये निकलता है, ये इसको मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से। बाकी ये कुछ चीजें मैंने अलग से फैक्ट भी डालती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन की कमी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है? क्या पूछा? नहीं है नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो सीधी सी बात है, कोशिका का आदान प्रदान ये तो है। कोशिका को कोश के संपर्क में, मतलब जब सेल डिवीजन होता है एक सेल से दूसरे, तो ये भी इसका काम है। कोशिका के लिए प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ये नहीं बनाता, प्रोटीन राइबोसोम को, प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम का काम है। तो ये इसीलिए ये गलत है। बाकी कोशिका की आंतरिक क्षति से बचा, जैसे कोशिका जो सेल वॉल है वो बाहर से किसी चोट वोट को लगने से बचाती है, तो आंसर तो ये भी सही है। तो तीसरा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये जैसे, सॉरी क्वेश्चन स्विच हो गया, 8 नंबर मैंने पढ़ा है ना, नहीं 7 नंबर पढ़ा, 8 नंबर। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विचरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को क्यों पूरा नहीं कर सकता? क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। क्यों नहीं पूरा करता? क्योंकि शरीर, ये फैक्ट्स है। बाकी कुछ कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, आप इनको जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उपकला ऊतक का लक्षण नहीं है? ये भी ध्यान रखना। आप क्वेश्चन में जरूर पढ़ना, क्योंकि कभी कभी हमसे बनती हुई चीजें सिर्फ हम फ्लो में क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये चीज तो हमसे बन रही है, पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लक्षण नहीं पूछा है। तो जैसे त्वचा का वृक्की नलिका उपकला ऊतक से बनी होती है, हाँ ये सही है। जो हमारी स्किन है, तो स्किन जो है उसकी छोटी छोटी जो उसके अंदर जो वेन्स होती है, तो किसकी बनी होती है वो उपकला, ये सही है। कोशिकाएं एक सतत परत बनती है, हाँ कोशिकाओं के ऊपर कोशिका, तभी तो हमारा ऊतक बनता है ना। ऊतक कैसे बनता है? एक सेल तब वो जाके ऊतक बनता है, मतलब टिश्यू बनता है। कोशिकाओं के बीच आंतरिक कोशिकीय स्थान नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से कोशिकाएं ढीले रूप से बता रही, ये तो कोई फैक्ट ही नहीं हुआ, ये यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी ये टिश्यू क्या है, जैसे ऊतक टिश्यू क्या है, मैंने ये जरूर डाली। टिश्यू किसको बोलते हैं? यह शरीर की बाह्य सतत आंतरिक, मतलब एक तो देखो टिश्यू होता क्या है, टिश्यू 4 प्रकार का होता है, ठीक है। बाकी कोशिकाओं के संग्रह, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती तब उसे टिश्यू कहते हैं, ठीक है। बाकी देखो त्वचा की बाहरी परत, वृक्क नलिकाएं, फेफड़ों की बाह्य थैलियां, ग्रंथियां, बाकी ये चीज आप उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो ये यहाँ पाया जाता है। कोशिकाएं एक सतत परत बनाती हैं। ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, वेपराइजेशन की दर को बढ़ाता है? अभी हम पहले बस थोड़ा सेंटेंस बस उसका क्वेश्चन का अलग था, बाकी अभी जस्ट उच्च ताप व वायु की स्थिति में वेपराइजेशन तेज होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्त दिए गए कथन ए और बी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। कथन व्यक्त, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। स्पष्टीकरण बी नंबर होगा। आपको पता है ध्वनि तरंगे, भाई ध्वनि जैसे हम बोलते हैं तो बोलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, तभी तो हमारी आवाज एक दूसरे से सुनाई। जिसे हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं से वो रिफ्लेक्ट, मतलब टकरा कर वो वापस आती है, तभी वो हमारे कानों तक जाती है, ठीक है। ये चीज तो मतलब ध्वनि को एक तो पहली बात माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ फैक्ट्स मैंने डाले, ये आप देख लेना। बाकी कुछ ये अलग से मैंने वेव क्या होती है, आयाम बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ा, आवृत्ति बढ़ी, आवृत्ति हम किसमें हर्ट्ज में कला, सेकंड तरंग की चाल मीटर पर सेकंड होती है, और बाकी तरंग की चाल का सूत्र कहता है v बराबर एफ लैम्डा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तरंगों का उदाहरण जैसे जब से लाउड स्पीकर से कैसे जब उसमें बोल रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं से वो बात हमारे टकरा कर बाहर सुना दे, तो कहीं बातों को बताने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। जल की तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ये सारी तरंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के सदस्य एक दूसरे से किसके द्वारा भिन्न होते हैं? उसका एक कार्बन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन किसके द्वारा होते हैं? एक कार्बन और H2 इसके द्वारा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, यदि किसी चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों आधे कर दिए जाए तो क्या होगा? यही R बराबर रोल L अपॉन A। अगर ये कम करोगे, ये इससे ये तो डायरेक्ट इनवर्स है, मतलब R डायरेक्ट इनवर्सलर है L के, मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो ये प्रतिरोध पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, परंतु अगर उसका अनुप्रस्थ काट बढ़ाओगे तो उस अगर ये बढ़ाओगे तो ये दुगना होगा, एक गुना होगा तो ये दुगना होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर से डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक ही, तो आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समझाती श्रेणी का उदाहरण है? अच्छा वो सिर्फ ये पूछा कि उसके उसमें क्या क्या होता है और इसमें समझाती, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको ये चीजें पता होगी। अब जैसे एक चीज आप ये मैंने एक दिन और भी आपको बताया था, मेथेन एन का सूत्र क्या होता है? एन सी एन एच टू एन, सी एन एच 2n+2, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। फिर इन में CnH2n, कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। फिर आइन CnH2n-2, कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान m किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण g वाले क्षेत्र में ऊंचाई तक उठाया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो उसकी स्थिति ऊर्जा m, अरे छोटा m बराबर g/h, ये वाला जो आपने पढ़ा यही वही है, mgh। अगला है, सामान्य त्वरण से गतिमान किसी कण का वेग समय ग्राफ कैसा होता है? सामान्य त्वरण से गतिमान किसी कण का वेग समय ग्राफ, मतलब ये मैंने आपको बताया, ये वेग है, ये कल भी क्वेश्चन आता है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा? त्वरण का वेग वो ग्राफ कैसे बनेगा कि जिग जैग थोड़ी बनेगा, ऐसे ऐसे थोड़ी बनेगा, वो हमेशा सीधा बनेगा। तो कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, समय अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी रेखा। कैसे बनेगा? सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर एक कार समान रूप से मंद होती है तथा उसकी गति के विपरीत 8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार 2s में रुक जाती है तो रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगी? अब ये न्यूमेरिकल है। जैसे आपको पता है कि s बराबर क्या होता है, इसमें क्या पूछा है? मतलब दूरी पूछा है s, तो आपको ये पता होना चाहिए कि s बराबर होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at
स्क्वायर। अब जिसमें से v जो है v बराबर 0 क्योंकि अंतिम वेग है, अंतिम वेग, ठीक है। और a दिया है a बराबर 8 और t बराबर 2s। अब u, अब जिसमें इसमें और तो सब ये u नहीं चाहिए, तो u निकालने के लिए हमें पता है कि u निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b u, मतलब b u बराबर b माइनस ए टी। यहीं पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, u बराबर ये देखिए ये माइनस। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये माइनस माइनस इसलिए लेंगे क्यों, क्योंकि देखो जब त्वरण, अगर हम चीजें, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो तब उसमें गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें नेगेटिव होता है। और ये तो ये सीधा चल रही है तो मतलब इसमें घर्षण लग रहा है, इसीलिए इसका त्वरण जो होगा माइनस होगा। तो बाकी इसका आंसर ये थोड़ी होगा 20, तो सही उत्तर ये 20 है। नहीं 20 नहीं होगा, इसका आंसर 16 होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। फिर से पूछा, सत्य नहीं है। अब जैसे जिसको पता है तो फटाफट वो सत्य है वाले पढ़ के और सीधे वो लगा दिया। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए माध्यम के कणों का आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश की मात्रा, मात्रा तरंग नहीं पूछा है, तो ये तो सही है। मतलब किसी प्रकाश को रिफ्लेक्शन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य के सीधे अनुपात होती है, हाँ ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देते क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन लाल प्रकाश की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, होता तो प्रकीर्णन के कारण ही है। आकाश जो नीला दिखाई, तो वो हो तो प्रकीर्णन के कारण है, पर ये वाला फैक्ट गलत है। नीले कारण का ऐसा नहीं है, लाल का तरंग, लाल की आवृत्ति कम होती है, सॉरी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए उसके रिफ्लेक्शन कम होता है। इसीलिए तो हम जैसे खतरे का साइन क्यों ला लिया जाता है, सिर्फ इसी के कारण। क्यों? क्योंकि उसकी किसी भी परिस्थिति में, जैसे ठंड हो गर्म हो, उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगा, मतलब उसको बहुत दूर तक वो नहीं फैलेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। इसीलिए खतरे के साइन के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। बाकी खतरे का संकेत लाल रंग का होता है क्योंकि कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नहीं ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, जब चांदी की वस्तुएं संक्षारित होकर सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है तो उसका रंग कैसा होता है। इसका आंसर होता है काला, सीधा सा। जब चांदी की वस्तुएं, आपको पता है कि अच्छी चांदी आप लेके आओ, आजकल इतना गंदा पानी है कि चांदी के ऊपर आप 4 दिन 5 दिन आप उसको पहनते तो उसके ऊपर आप देखते हो काली काली परत हो जाती है। वो किसकी है, वो जो ऑक्साइड होता है, जैसे एक तो खराब आजकल प्रदूषित पानी मिल रहा है, फिर उसको हवा भी, उसके हवा और पानी दोनों के संपर्क में आ गए, इसी के लिए उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो इसीलिए उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो हम लोग जैसे कैप्चर ग्रीन हल्का, इसका कॉपर, कॉपर का कैसा हो जाता है कलर, कॉपर का कैसा ग्रीन हो जाता है, तो हल्का ग्रीन, हल्का ग्रीन। आयरन के ऊपर कैसे परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रोए की जंग लगना, तो मतलब हल्का भूरे रंग की, ग्रीन मतलब रेडिश, रेडिश ब्राउन। एक क्वेश्चन है, जैसे कॉपर के ऊपर अगर Fe की परत चढ़ गई, सॉरी Fe के ऊपर मतलब नहीं नहीं सही है, Fe के ऊपर इसकी परत चढ़ गई तो इसका रंग कैसा हो गया, हल्का हरा। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोशिका मतलब ऐसा कि जिसमें जैसे एनिमल है, तो ऐसे इनमें मतलब इनमें कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि भाई देखो सेल होगी, सेल के बाद टिश्यू बनेगा, सेल की बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से बहुत सारे मिलके ऑर्गन बने, ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन से मिलके बॉडी बनी, बस फिर ह्यूमन बना, बस। तो ये किसके लिए होता है, क्योंकि तो कोशिका कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिक्तियाओं का निर्माण तथा स्थिति बनाए, नहीं नहीं ये गलत है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों को, नहीं ये भी गलत है। पोषक पदार्थों का अवशोषित, ये गलत है। हाँ जैसे हमें चोट लग गई, ठीक है, हमें चोट लग गई तो आपको पता है कि वहां की सेल तो मर गई, पर अगर हम सेल डिवीजन नहीं होगा तो हम ठीक कभी थोड़ी हो पाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि हमें घाव लगता है और कुछ दिन बाद वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो कैसे ठीक होता है, सिर्फ सेल डिवीजन के कारण। धीरे 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 जो आसपास की सेल होती है वो मिलके वहां पास की, वहां अपना सेल डिवीजन करती है और वहां के लिए एक नई सेल बना देती है। तो वृद्धि, क्षतिग्रस्त तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत तथा उसकी प्रतिस्थापन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों का प्रमुख पर्यावरणीय दुष्प्रभाव क्या है। वनों का जलमग्न होना, क्या है, वनों का जलमग्न होना। जल संरक्षण, जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनका पर्यावरण मतलब पर्यावरण में दुष्प्रभाव क्या होता है, जल संरक्षण। नहीं, बड़े बांध के लिए तो इसीलिए बनाया ही जाता है, जल संरक्षण के लिए। जैव विविधता में वृद्धि, नहीं इससे ऐसा कुछ नहीं है। मनोरंजन स्थल के निर्माण, नहीं, वनों का जलमग्न होना। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रियाएं प्रायः उष्माक्षेपी क्यों होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो संयोजन अभिक्रियाएं होती प्रायः उष्माक्षेपी क्यों होती है। इसमें बंध बनते और ऊर्जा का अवशोषण, नहीं गलत है। इन्हें होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती नहीं। स्थिर उत्पाद बनने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। उष्माक्षेपी, क्या बोले, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकलेगी,
छेपी मतलब ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी मतलब ऊर्जा अवशोषित होगी, ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषण, बस इतने फर्क है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, ये भी मैंने हमने पहला क्वेश्चन किया था, किसी से रिलेटेड था। किसी अवतल दर्पण, अब ये अवतल दर्पण है, उस वो उत्तल दर्पण था, वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, आभासी, सीधा। या आभासी तो कभी बनेगा ही नहीं, वास्तविक, क्योंकि इसमें सिर्फ वास्तविक ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अब जैसे अगर हम वस्तु एफ पर रखें, वस्तु फोकस पर है, अगर वस्तु और रिफ्लेक्शन मैं लिख देती हूँ, वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत 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 पर बनेगा, अनंत, सॉरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अगर शी पर है तो नहीं, वस्तु अगर एफ और मतलब वस्तु सी और एफ के बीच में है, बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? या अगर वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब हमेशा इसके पीछे बनेगा, दूर, सॉरी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूर, दूर बनेगा। और वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन है, ये लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको जरूर से अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको फोकस करके पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों तथा कारण के संबंध में सही विकल्प चुनिए। एक फसल वाले वृक्षारोपण प्रायः वनों पर निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। एकल फसल वाले वृक्षारोपण, एकल फसल मतलब होता है कभी कभी हम किसी खेत में सिर्फ धान बो दिए, फिर कभी कभी किसी किसी खेत में सिर्फ गेहूं, किसी किसी में सिर्फ दाल वाला पेड़ लगा दिए, तो ऐसा कि किस चीज, तो एकल फसल का मतलब यही है। वृक्षारोपण प्रायः वनों पर निर्भर ग्रामीण विविध आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? ये वृक्षारोपण ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटी, भोजन तथा ईंधन उपलब्ध करते हैं। ए और आर दूसरा है, इसका हिंदी नहीं लिखा, द प्लैनेट्स प्रोवाइड मेडिकल हर्बल्स फूड्स एंड फ्यूल विलेज, मतलब गांव को जड़ी बूटी और दोनों, मतलब अच्छा ए ये है, बी ये है, तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में निस्पंदन फिल्टर से निम्नलिखित में से किसका चयनात्मक पुनः अवशोधन? ये नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन किडनी में, कहाँ? किडनी में। ये किडनी की इकाई बोलते हैं कि जैसे मनुष्य की जीवन की इकाई किसको बोलते हैं हम लोग? हार्ट को, ऐसे किडनी की इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ग्लूमेटुलस। ठीक है, ये हो गया बोमन कैप्सूल। यहाँ से मतलब एक तरह से जो हम, मतलब जो भी पानी आप पिए, ठीक है, वो वॉशरूम बनने से पहले, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन के समय वो सही तरीके से नीचे चला गया। ठीक है, इसके बाद तो ऐसा थोड़ी कि अगर बहुत सारी चीजें अवशोषित नहीं, कुछ छोटी आंत कर पाई, कुछ बड़ी आंत कर पाई, कुछ चीजें न छूट गई, तो वो जो छूट गई चीजें वो यहाँ नेफ्रॉन उसको सबको अवशोषित करेगा। इसमें पाया क्या, ये पूछता है ग्लोमेटुलस कहाँ पाया जाता है, बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, ये इसके बाद आता है ये निकट वल्क नलिका में, फिर हेनले पास में, इसको हेनले पास बोलते हैं, ये मुड़े मुड़े ये दूर वलय नलिका बोलते हैं, ये पास में है इसलिए निकट वलय नलिका, दूर है तो दूर वलय नलिका। इसके बाद पानी होने से अवशोषित हो गया, इसके बाद सिर्फ जो यूरिया बचा उसको बस अवशोषित नहीं होगा। तो यही पूछा है कि नेफ्रॉन में किसका अवशोषण नहीं करते हैं? अमीनो अम्ल का करेंगे, लवण का करेंगे, ग्लूकोज का भी करेंगे, इसका नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 के बाद 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण तथा यौगिक के बीच सही अंतर को बताता है? तो इसका मिश्रण तथा यौगिक को उसके अवयव भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। हाँ, पर ये सही इतना स्पेसिफिक, मतलब ये पूछा कि सिर्फ एक बताता है, सही करेक्ट बताता है। यौगिक और उनके बदले ये भी गलत है। मिश्रण के तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो हमने नमक और पानी मिला दिया, ऐसा थोड़ी जितना पानी हो उतना हम नमक मिलाएंगे, तो ये भी गलत है। अगला है, मिश्रण अपने अवयवों के व्यक्तिगत गुणों को बनाए रखते हैं, हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन है 29, असंतुलित बल किसी गतिमान वस्तु पर क्या प्रभाव डालता है? असंतुलित जैसे इनबैलेंस जो चीज है वो किसी वस्तु पर क्या, वस्तु को स्थिर रखता है, वस्तु को तुरंत रोक देता है, वस्तु का भार बढ़ा देता है, वस्तु की चाल गति दिशा में, पर इसका आंसर होगा डी, सिंपल सी बात है, इतना तो आप खुद ही समझदार हो कि कोई चीज अगर हमें इनबैलेंस हमारे बॉडी में है तो वो हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ी डालेगी, वो तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी ना। तो अब सिर्फ ये थोड़ी बोल सकते सिर्फ वस्तु को स्थिर रखता है, नहीं, एक तो पहली बात सिर्फ इसमें ओनली लिख गया वही वाला है, इसीलिए वो गलत है। तो वस्तु की चाल तथा गति दिशा दोनों में परिवर्तन करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है
रक्त का कौन सा घटक व द्रव्य माध्यम है जिसमें रक्त कोशिका निलंबित होती है? अरे ये कल भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही है प्लाज्मा। ब्लड कितने टाइप का होता है, कल भी मैंने आपको, तो ब्लड 2 टाइप का होता है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड में हो गया प्लाज्मा। अब आप ये मत बोलना कि क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मैंने कल लिख के बताया था, ठीक है? तो एक होता है प्लाज्मा, एक होता है और एक लिक्विड में आया प्लाज्मा, सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, बाकी सारे मिनरल जैसे विटामिन हो गया और बाकी और जो भी प्रोटीन हो गया। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की कितने दिन की लाइफ साइकिल होती है? 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी 1 से 10 से 20 दिन। और क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स 1 हफ्ता। ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये इसका कलर लाल क्यों रहता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। कौन सी इसमें प्रोटीन पाई जाती है? तो हिपैटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एक अलग से आप याद, इसमें कौन सा वो, तो इसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता वही प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रोगों से लड़ने की, मतलब सॉरी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं, जैसे कोई घाव लग गया है, कुछ चीजें हो गई, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, प्लेटलेट्स का काम मेन वहां होता है, ठीक है। तो आप ये मत बोलना कि क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैंने अभी कल ही पूरा लिख के बताया था। बाकी अगर ठीक है, और प्लीज आप बार बार इसको मल्टीपल रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बाकी कुछ आपको अगर इसमें इश्यू आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.